हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किताब की रिव्यू में आज हम लाए हैं एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन। कई रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, मिल्क रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपने वो भी सुना। ये लगभग 1850 के आसपास आया। यानी कि उस दौरान इंडस्ट्री जो थी बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी, बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। भले ही कुछ बिजनेसमैन हो, भले ही 100-200 बिजनेसमैन हो, लेकिन जिस हिसाब से बिजनेसेस कर रहे थे उस हिसाब से इंडस्ट्री बहुत तेज ग्रो हुई। और वही एक वक्त माना जाता है जिस वक्त में ऐसी चीजें हो पाई, क्योंकि उससे पहले इंसान जो थे खेत में काम किया करते थे, मजदूर ऐसा काम करते थे जिसमें बहुत ग्रोथ नहीं था, जिसमें हाई इनकम नहीं था और जिसमें अपना अच्छा जीवन नहीं जी पाते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान यह हुआ कि कुछ लोग अमीर बने और बाकी लोग जो मजदूर बने उन्होंने काफी अच्छा पैसा कमाया और काफी अपनी लाइफ को चेंज किया। लेकिन उसमें एक चीज देखी गई, क्या देखी गई कि जब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंटर कर रहे थे लोग, तो लोगों को लगभग 25 से 30 साल लग गए उसको एक्सेप्ट करने में। जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसको एक्सेप्ट करने में एक टाइम लगता है। जैसे अगर हम आज बात करें एडटेक कंपनी की, आप देखेंगे जब कोरोना आया तो उस दौरान क्या हुआ कि बहुत से बच्चे आए ऑनलाइन, फिर जैसे ही कोरोना खत्म हुआ सब ऑफलाइन चले, क्योंकि वो हैबिचुअल क्या है, मजबूर हैं। लेकिन अब देखेंगे कुछ सालों के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे लोग इसको अडेप्ट करने लगेंगे, इसको यूज करने लगेंगे, तो इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। वैसे ही जो राइटर हैं वो बात करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके रेवोल्यूशन की बात करते हैं। यानी कि यहां पे बिजनेस रेवोल्यूशन की बात नहीं हो रही है, यहां पे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की बात नहीं हो रही है, यहां पे क्रांति की बात हो रही है एंटरप्रेन्योर। यानी कि अब हर एक इंसान, यानी कि जो लोग हैं, ज्यादातर लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, वो अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहेंगे और उस छोटे बिजनेस को बड़ा भी करना चाहेंगे। कुछ बड़ा नहीं होता, छोटा सा भी बिजनेस है फिर भी अपने आप में वो बिजनेस होगा, क्योंकि आज जो दुनिया है वो बदल चुकी है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लोगों के पास पहुंचना आसान है। इसी को देखते हुए जो राइटर हैं वो बात करते हैं, किताब लिखते हैं जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर रेवोल्यूशन। क्योंकि खुद जो राइटर हैं, मैं इनकी बात बताऊं, जो डैनियल हैं, इन्होंने 30 साल के आसपास, 30-31 साल के आसपास इन्होंने छोटे छोटे 5 बिजनेसेस बनाए और जिससे इन्होंने $1 मिलियन कमाया। ऐसे कई लोग हैं इंडिया में। अगर मैं बात करूं, मैं लोगों से मिलता हूं, देखता हूं, तो इंडिया में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बाकी जब इंटरनेट नहीं था तो नॉर्मल जॉब कर रहे थे, कुछ पढ़ाई कर, कुछ कर रहे थे। लेकिन जब इंटरनेट की दुनिया आई, जब टेक्नोलॉजी आई, जब एआई आया, जब बहुत सारी चीजें आई निकल के, तो वहां पे देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया। और जो एंटरप्रेन्योर थे, जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, वो एक वेल्थ लाइफ, एक बढ़िया लाइफ जीने लगे, जिनके जेब में करोड़ों रुपए हैं। वो किसकी वजह से हुआ? वो इंटरनेट की वजह से हुआ, वो आज के जो दौर है इसकी वजह से हुआ, जो सोच है लोगों की इसकी वजह से हुआ। यानी कि राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो रेवोल्यूशन होगा, जो अगला रेवोल्यूशन होगा, वो किसके बारे में होगा? एंटरप्रेन्योर बनने का। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े बिजनेस करें, बहुत बड़ा कुछ करें। एंटरप्रेन्योर का मतलब यह है कि आप मतलब अपने हिसाब से लाइफ जी पाए, अपने हिसाब से आप पैसा कमा पाए, अपने डिमांड के हिसाब से कमा पाए। कि पहले क्या होता था, किसी कंपनी में आप जाते थे, वो कंपनी डिसाइड करती थी कि आपको कितनी सैलरी देनी है, आपको कितना काम करना है, आपको कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये सब कुछ होता था। कि प्रॉफिट तो भूल जाइए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जब लोग बेहतर हुए, स्किल उनके अंदर आने लगा, तब वो कंपनी में काम करते हैं अपने डिमांड के हिसाब से। हम घंटे के हिसाब से काम करेंगे, घंटे के हिसाब से कोड करेंगे, घंटे के हिसाब से आपके साथ सेल्स करेंगे, ठीक है, उतना हम चार्ज करेंगे। उसके बाद जो आपको प्रॉफिट भी होता है उसमें से हम 10% लेंगे, उसमें से भी 5% लेंगे। वाह, तो ये एक नया तरीका था। यानी कि एंटरप्रेन्योर वो है, चाहे वो जॉब भी कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो अपनी शर्तों पे करेगा, अपने हिसाब से करेगा, वो एक टाइम पे कई जगह पे काम कर सकता है। ये है एंटरप्रेन्योर रेवोल्यूशन। यही राइटर कहना चाहते हैं कि आप आज की दुनिया में स्किल को यूज करके आप बहुत पैसे बना सकते हैं, और जरूरी नहीं वो छोटा ही हो, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े चीजें हो सकती हैं। जैसे कि अब अगर आप एप्पल को देखेंगे, एप्पल में क्या हुआ, वो छोटे से गैराज से शुरू हुई थी, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो इतनी बड़ी कंपनी बन जाए। उनके दिमाग में तो कभी नहीं रहा होगा, उनके दिमाग में बस ये था कि चलो हमको बस बनाना है, पैसे कमाने हैं, करोड़ 2 करोड़ यही दिमाग में रहा होगा। लेकिन वो देखते देखते कितनी बड़ी कंपनी बन गई। तो बस यही था, क्योंकि उसमें वैसी चीज थी। तो वही चीज आज राइटर समझाएंगे कि अगर आप घर पे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है,
फिर भी आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और जिससे बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। और राइटर इसका रास्ता भी बताएंगे कि कैसे आप वहां से पैसे बना सकते हैं और अपने पैशन को फॉलो करते हुए ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, एसेट बना सकते हैं, बड़े बिजनेस भी बना सकते हैं। यहां पे दोस्तों किताब को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आप मेहनत बहुत करते हैं, आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, लेकिन जो आपका आउटपुट होता है वो बहुत कम निकलता है। मतलब आप तैयारी 2-3 साल करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी एग्जाम आपका नहीं निकलता है, आपको समझ में नहीं आता। लोग बताते हैं कि आप ये करो वो करो, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम नहीं निकलता है। तो जो रिसर्चर थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब रिसर्च किया तो देखा कि जो टॉपर होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, वो फ्लो की स्टेट में काम करते हैं और उस फ्लो की स्टेट को एक नॉर्मल इंसान के अंदर पैदा किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। और उसी थेरेपी को हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों जो राइटर है वो शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पे GSB, ठीक है, मतलब ग्लोबल स्मॉल बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि ये GSB क्या होता है, इसके बारे में राइटर बात करते हैं। ग्लोबल स्मॉल बिजनेस, पहले बिजनेस कैसे शुरू होते थे, 100-200 करोड़ ले लिया, बढ़िया फैक्ट्री डाली, दबा के 5-6 साल काम किया, प्रॉफिट फिर कमाने लगे। भाई पैसा अगर डालोगे, आप पैसा डालोगे, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा डालेगा तो प्रॉफिट धीरे धीरे आने लगता है, जैसे जियो ने किया। लेकिन अब राइटर यहां पे बात करें ग्लोबल स्मॉल बिजनेस, मतलब स्मॉल बिजनेस हो ग्लोबल हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आज की जो दुनिया है, आज की दुनिया में आप एक चीज देखेंगे, लोगों के पास पहुंचना बहुत आसान है। कैसे पहुंचना बहुत आसान है? मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक रेस्टोरेंट बनाया, अब आप फूड सप्लाई करते हैं, लेकिन फूड सप्लाई की लिमिट कहां तक है? फूड सप्लाई की जो लिमिट है वो एक शहर के अंदर है। यानी कि अगर आपको दूसरे शहर तक जाना है या तीसरे शहर तक जाना है तो आपको एक नया रेस्टोरेंट 1 करोड़ डालकर खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाया, जैसे आपने बना लिया, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया कि जो फोन में काम करे, लैपटॉप में काम बहुत बढ़िया हो, तो उसको सप्लाई करने के लिए आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है। कि आपको अगर अमेरिका जाना है, किसी को देना है, तो आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, आप बहुत ही आसानी से उस प्रोडक्ट को वहां तक लेके जा सकते हैं। यानी कि अगर हम एग्जांपल समझे, जैसे आज जोमेटो है, स्विगी है, ये लॉसेस में क्यों है? लॉस में इसलिए है क्योंकि इनको जब सामान लेके दूसरी जगह देना पड़ता है, उसमें खर्चा आता है। खर्चा पेट्रोल का, वर्कर का, जो ऐप यूज हो रहा है गूगल मैप पे उसका, ऐसे बहुत सारे खर्चे उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे उसमें प्रॉफिट तो पहले से ही कम है फूड में। भाई 100 रुपए का फूड है, बहुत होगा, 40 रुपए का फायदा होगा, 50 रुपए का, उसमें से कुछ वो लेके गया, कुछ तो बचता नहीं है। लेकिन इस दुनिया में जो राइटर बात कर रहे हैं ग्लोबल स्मॉल बिजनेस के बारे में, तो इसमें बात होती है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा आपने बनाया जिसको पहुंचाना आसान हो, क्विकली वर्ल्ड के आप किसी भी कोने में आप पहुंच जाएंगे, सर्विस कॉस्ट उसकी जीरो हो पहुंचाने की, मतलब ट्रेवलिंग कॉस्ट जीरो हो, तो वो बिजनेस बड़ा बन सकता है। ये मैंने कई सारे एंटरप्रेन्योर, तो दोस्तों यहां पे देखा कि अपने जो ग्लोबल स्मॉल बिजनेस है इसको मैंने समझाया। अब यहां पे दोस्तों ठीक है, हम बात करते हैं, जो अब राइटर बात करते हैं आगे वाले स्टेप में, वो क्या है? एंटरप्रेन्योर स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट का क्या मतलब है? यहां पे जो राइटर हैं वो बताते हैं बड़ी कंपनी के बारे में। एक बड़ी कंपनी में, एक छोटी कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? बड़ी कंपनी में डिफरेंस क्या होता है? जो वहां के वर्कर होते हैं, जो लोग होते हैं, इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, वो काफी, उनकी वैल्यू बहुत कम होती है। जो लीडर भी होते हैं वहां पे आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं, तो वहां पे मशीनरी की तरह काम किया जाता है, एकदम मशीन जैसे सिस्टम की तरह काम होता है। सब कुछ डाटा पे डिपेंड होता है, प्रॉफिट और लॉस में डिपेंड होता है। लेकिन जब एक छोटी कंपनी शुरू होती है तो उसमें आप देखेंगे जो टीम होती है, जो लोग होते हैं, वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, वो एक दूसरे की अहमियत करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों का बिजनेस बढ़ गया है तो वो अपना देख रहा है, वो अपना देख रहा है। इसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं, और इस वजह से ये कंपनियां ज्यादा क्रिएटिव काम कर पाती हैं, ज्यादा बेहतर कर पाती हैं। और इसमें एक फ्रीडम भी होती है। जैसे मैं स्टडी ग्लो में काम करता हूं, मुझे बहुत फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम जैसे कि मैं शाम को भी लेक्चर दे सकता हूं, सुबह भी दे सकता हूं, मतलब मुझे ये इतनी फ्रीडम मिलती है। ठीक है, कभी कभी मुझे अगर छुट्टी भी चाहिए तो ये होता है कि आप थोड़ा लेक्चर देके आप छुट्टी भी ले लीजिए। तो ये इतनी फ्रीडम है यहाँ पे, तो क्रिएटिव काम करने का मन करता है, कुछ बेहतर काम करने का मन करता है। ऐसी जैसे गूगल में आप देखेंगे, वहां भी हालांकि वो तो बड़ी कंपनी होगी लेकिन फिर भी उन्होंने वो इन्वायरमेंट रखा है। तो यहाँ पे बात होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, अगर वो ऐसे बिजनेस करें, ठीक है, जिसमें क्या हो कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, कनेक्टेड रहें, तो यहाँ पे वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उन्हें ऐसे बिजनेस में काम करना पड़ेगा जिसमें उनका पैशन हो। हम कभी कभी
अब देखिए इसमें दो बहुत बड़े तथ्य हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप वो काम करिए जो लोगों को चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो डैनियल है वो कह रहे हैं कि आप वो काम करिए जिसमें आपका पैशन हो। यानी कि अगर आप कुछ, मान लीजिए आपको आती है मैथमेटिक्स, ठीक है, अब मैथमेटिक्स का देखेंगे बहुत ऐसे इंडस्ट्रियल लेवल पे तो एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको वो पसंद है, आप बहुत अच्छा उसमें कर पा रहे हैं, तो आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। आप प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन के आप प्रॉपर एक मैथमेटिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप कुछ नया डेवलप कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ वहां पे भी अच्छा कर सकते हैं, उसमें आप खुश रहेंगे। उसके कई सारे ब्रांचेस में आप काम कर सकते हैं। हो सकता है कि मैथमेटिशियन आप बनने के बाद उस लेवल पे पैसा ना कमा गया, लेकिन ना कमा पाए, लेकिन जब उसको कई लेवल पे आप तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत पैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिशियन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो रिसर्च होते हैं, खास करके जो बड़े जैसे माइक्रोचिप हुआ, जो नए टाइप के जो रिसर्च होते हैं, उसमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। अब आप बढ़िया मैथमेटिशियन है तो आपने छोटी सी कंपनी बना ली, आप सब कंपनी के पास आप गए, आपने उनको बोला कि देखिए आप रिसर्च करते हैं, मैथमेटिशियन रखते हैं, वो काम आप छोड़ दीजिए, वो सारा काम मैं देखूंगा, हम एक्सपर्ट है इस काम में, आपका पैसा बचा, हमारा पैसा बचा, हम थोड़ा सा इसका चार्ज लेंगे। अब आपने बना ली कंपनी मैथमेटिशियन की, ठीक है। तो यानी कि आप जिस काम में पैशनेट हैं, जिस काम को आप अच्छा कर पाते हैं, हिस्ट्री है, कोई भी चीज है, पेंटिंग है, उसको आप उसी में आप बिजनेस करिए, उसको कई ब्रांचेस में। जरूरी नहीं है कि आप पहली बार आप जब करेंगे तो उसमें प्रॉफिट आपको हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा बनाया उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका उसमें पैशन है तो आप उसमें ज्यादा देर तक काम कर पाएंगे, ज्यादा डीप में जाके काम कर पाएंगे, और नए ब्रांचेस आप ढूंढेंगे, नए एरिया ढूंढेंगे, नए टारगेट ढूंढेंगे जहां पे आप बिजनेस कर सकते हैं। तो यहां पे राइटर इसकी बात करते हैं। देखिए यहां पे यही बात हो रही है, पैशन प्लस बिजनेस प्लस कोर, यानी कि आपका पैशन होना चाहिए, उसमें पैसा भी बने, और एक कोर टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए जहां पे आप ये बिजनेस शुरू करते हैं। अब आपको ये चीजें मिल गई, आपको पैशन भी मिल गया, आपको कोर भी मिल गया जहां पे आप बिजनेस करना चाहते हैं। अब राइटर बात करते हैं यहां पे बिल्डिंग ग्लोबल स्मॉल बिजनेस इन द एंटरप्रेन्योर रेवोल्यूशन, ठीक है। यहां पे मैंने वही बताया था कि यहां पे राइटर बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट में एक रियल प्रॉब्लम ढूंढना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से अजम्पशन कर लेते हैं कि ये उनको प्रॉब्लम होगी, पर वो उनको प्रॉब्लम होती नहीं है। तो यहां पे राइटर बात करते हैं कि आपको सबसे पहले एक रियल प्रॉब्लम आपको ढूंढना है, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम जिसकी सच में नीड हो और सच में उसके लिए लोग पे कर सके। यानी कि एक एग्जांपल समझिए, अगर आप गांव में आप क्या करते हैं, डिलीवरी सिस्टम शुरू करते हैं पानी पूरी की, जैसे स्विगी जोमेटो है, वहां पे वो नहीं चलेगा। नीड है, उनको जरूरत है, लेकिन उसके लिए वो पे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम है कि वो जाके वो खुद ले लेंगे। मतलब उनके लिए पैसे की ज्यादा वैल्यू है कीमत से। तो यहां पे राइटर बात करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम आप ढूंढिए जो सिर्फ प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए लोग पे भी करें। फिर तीसरी चीज यहां पे क्या है, पहली चीज ये कहते हैं कि आपको ऐसे बिजनेसेस जो ग्लोबल स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो आप 2 से 3 लोगों के साथ आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कई बिजनेसेस देखे हैं, मुझे लगता था कि इस कंपनी में 50 लोग होंगे, 60 लाख लोग होंगे, इतना बढ़िया उनका प्रोडक्ट होता है, इतना बढ़िया वो काम करते हैं, ऐसा लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी टीम होगी। लेकिन जब मैं उनसे मिला हूं, जब मैं उनसे बातें करता हूं, तो समझ में आता है कि उस कंपनी के पीछे सिर्फ 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सिर्फ इतने ही लोग हैं, और काम इतनी खूबसूरती से करते हैं, काम इतने मजे से करते हैं, काम इतना बढ़िया करते हैं कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो यहां पे कि ये बात करते हैं कि आप 2-3 लोगों के साथ इन बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ठीक है, और आप ऑनलाइन जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया, आपने प्रॉब्लम ढूंढ लिया, आपने अपनी छोटी सी टीम बना ली, छोटी टीम बना ली आपने, और फिर क्या हुआ, आप ऑनलाइन गए, पैशन ढूंढा, कोर ढूंढा, टीम बनाई छोटी सी, ठीक है, रियल प्रॉब्लम ढूंढा, अब आप ऑनलाइन चले गए हैं। अब जब ऑनलाइन चले गए हैं तो यहां पे शुरू होती है मार्केटिंग, और शुरू होती है कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना। यहां पे बात होती है एटीएम, असेंडिंग ट्रांजैक्शन मोड। यहां पे किस बारे में बात हो रही है, रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, एक रिश्ता बनाने के बारे में बात हो रही है। एग्जांपल से समझेंगे, जियो, उसने क्या किया, प्रोडक्ट देने से पहले उसने रिश्ता बनाया, क्या किया, फ्री में सर्विसेज दे दिए, प्रोडक्ट फ्री में यूज करने दिया, लोग पागल, आहा मजा आ गया। किसी जिम में आप जाते हैं, जिम में वो बोलता है कि हम 2000 की फीस लेंगे, हफ्ते में हर वीक में आपको फ्री में न्यूट्रिशन भी देंगे। अब रिलेशनशिप बन गया, अच्छा ये में मिलेगा, हमारी बॉडी बिल्ड होगी, वाह, ठीक है। आप कहीं कहीं कार ले रहे हैं तो आपको इसमें क्या हुआ कि आपको उसमें इंश्योरेंस मिल गया, ठीक है। तो यहां पे ये क्या होता है, फ्री में रिलेशनशिप बनाना। जैसे राइटर बात करते हैं कि सबसे पहले आपको उन्हें कुछ गिफ्ट देना है, गिफ्ट कैसा हो, फ्री हो, लेकिन गिफ्ट ऐसा हो जो उनके मतलब का हो, जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करे। अब जैसे जियो क्या है, जियो क्या कर रहा है, अपना सिम दे रहा है, लेकिन वो बांट रहा है मिठाई, तो इसका बहुत मतलब नहीं है, बहुत वैल्यू नहीं है, क्योंकि लोग जाके सिम नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मैं आपको फ्री में अपनी सर्विस दूंगा, यानी कि जिसका वो चार्ज करेगा वो आपको अभी फ्री में दे रहा है, तो फ्री है लेकिन उनका कोर प्रोडक्ट है।
इससे क्या हो रहा है कि लोग उनकी सर्विस भी यूज कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हाँ सच में ये इनका प्रोडक्ट है, वो उसके एक्सपीरियंस को जान पा रहे हैं। तो यहीं पे बात होती है, देखिए मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, यानी कि वो सिर्फ फ्री का ना हो, ऐसा हो जिससे क्या हो कि उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाए, आपके प्रोडक्ट इतनी अच्छी हो कि उसकी उनको लत लगने लगे। ठीक है, यहां पे देखिए कोर प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों बात होती है वैल्यू क्रिएशन साइकिल के बारे में, यानी कि लॉन्च के बारे में, कि प्रोडक्ट आपने बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब इसको हम लॉन्च कैसे करें, कैसे लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट को लेके जाएं, यहां पे बात हो रही है। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले बात हो रही है मिस के बारे में। मिस के बारे में क्या मतलब है? मिस के बारे में मतलब यह है कि लोगों से डिस्कशन करना, लोगों से इंक्वायर करना, लोगों के हिसाब से एक तरीके से अपना प्री मॉडल, मतलब उनके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना, मतलब लोगों से डिस्कस करके प्रॉब्लम को समझ के उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाना। फिर क्या होता है दोस्तों? बीटा वर्जन होता है। बीटा वर्जन ऐसा होता है कि जैसे कि आपने एप्पल फोन है, एप्पल फोन को आपने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन आपने क्या किया, एक तरीके से एक वीडियो बना दिया जिसमें उसके सारे फीचर्स लोगों को दिख रहे हैं, मतलब या आपने एक पैम्पलेट प्रॉपर बना दिया या एक फोन भी बना दिया, मतलब कार्टून का, जो रियल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन एक बीटा वर्जन है, एक कॉपी वर्जन है जिसको लोग यूज कर सकते हैं, जिसको लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं इससे क्या होता है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो रियल प्रोडक्ट आपका है नहीं, तो लोग क्या बोलेंगे कि इसको आप बदल दीजिए, इसमें ये चेंज करिए, तो आप उस दौरान चेंज कर सकते हैं और लास्ट में आप फाइनल प्रोडक्ट ला सकते हैं। तो इससे आपकी बदनामी भी नहीं हुई, आपके प्रोडक्ट में कोई खराबी भी नहीं आई और आप सही रास्ते पे जाएंगे जहां से आप बेहतर प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पे बात आती है कमर्शियल की। कमर्शियल मतलब कि आपने बीटा वर्जन टेस्ट कर लिया उनके हिसाब से, अब आपने अपना प्रीमियम प्रोडक्ट उतारा। प्रीमियम प्रोडक्ट मतलब जहां पे अब लोग आपको पे करेंगे, यानी कि आपने उनको गिफ्ट दे दिया, रिलेशनशिप बना लिया, बीटा वर्जन भी टेस्ट कर लिया, लोगों से डिस्कशन भी कर लिया, अब आपने लास्ट में प्रीमियम वर्जन उतारा, अब लोग आपको पे करेंगे। जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो फ्री में आपको बहुत कुछ, जैसे मूवीज दिखाती हैं, लेकिन आपको उनका चीज पसंद आता है, फिर बाद में आपको लेना पड़ता है। कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ लेक्चर आपको फ्री में मिलते हैं, उसके बाद वो उसका चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रीमियम है, आपने कुछ फ्री में दिया, अब आप प्रीमियम उतारेंगे। अब आती है यहाँ पे रिमार्केबल, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गलती हम क्या करते हैं? गलती ये करते हैं जब कभी कभी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते बनाते हम दूसरों को देख के उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाने लगते हैं। यही हमारी कमी है। हमारी अपनी यूनिकनेस होनी चाहिए, हमारी अपनी अहमियत होनी चाहिए। ठीक है, कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी बना देना है। ठीक है, हमारा अपना प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आपका अपना प्रोडक्ट होगा तो उससे आप अपने हिसाब से मार्केटिंग कर पाएंगे। और मार्केटिंग में क्या है? मार्केटिंग में ये है कि आप ये मत दिखाइए कि आपके प्रोडक्ट की, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका बिजनेस है, उससे लोगों को क्या, मतलब उसके फीचर्स क्या हैं। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत मत बताइए, आप उनको ये बताइए कि आपको इससे क्या फायदा हो सकता है। जैसे कोका कोला है, कोका कोला कभी भी ये बात नहीं करता कि बहुत मीठा है, आहा मजा आ गया। कोका कोला हमेशा बात करता है, एक ग्लैमर दिखाता है कि आप दोस्तों के साथ बैठ के पी रहे हैं, कुछ अलग ही मजा है एक। ठीक है, जैसे एप्पल स्टेटस दे, रोलेक्स घड़ी, ये क्या दिखाती है आपको? स्टेटस दिखाती है कि अमीरों के लिए, इसीलिए अमीर इसको पहनते हैं, उनको टाइम नहीं देखना है, उनको अपना स्टेटस दिखाना है, क्योंकि हम जिसने रोलेक्स पहन ली वो अमीरों की लिस्ट में आ गया। तो जो अमीर है वो चाहेगा कि मेरा एक स्टैंडर्ड बना रहे, तो रोलेक्स हमेशा स्टेटस को दिखाता है, फरारी हमेशा जीत को दिखाती है, कोका कोला एक ग्रुपिंग रोमांस को दिखाता है। ठीक है, एक रिलैक्स को, चिलनेस को दिखाता है। तो यहां पे जो आपका प्रोडक्ट है, आपको ये नहीं दिखाना इसके फीचर क्या क्या है, आपको ये दिखाना है कि ये प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है, आपको क्या हेल्प कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है। इससे क्या होगा? ये रिमार्केबल बनेगा, यानी कि रिमार्केबल मतलब ये बड़ा बन पाएगा, आपको बहुत पैसे दे पाएगा। राइटर कहते हैं ये 7 डिजिट डॉलर आपको दे पाएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, मतलब करोड़ों में रुपए आपको दे पाएगा जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे। और ये ग्लोबल भी हो सकता है। Amazon बहुत छोटे लेवल पे शुरू हुआ, लेकिन आज इतनी बड़ी कंपनी है, तो वो भी ऐसे ही शुरू हुए थे। तो हम ऐसा क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं? घर में रह के सारी चीजें हमारे पास, आज तो हर चीज फ्री में है। आपको ट्रैफिक भी चाहिए, आप यूट्यूब पे जाइए, ब्लॉग लिखिए, आपको वहां से थोड़े बहुत तो कस्टमर मिलने ही लगेंगे। अब यहाँ पे जो राइटर है आखिरी चीज बात करते हैं, क्रिएट वीएस कंज्यूम। क्रिएट वीएस कंज्यूम का क्या मतलब है? क्रिएट वीएस कंज्यूम का मतलब है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बना लिए, मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक नमकीन बनाया, नमकीन आपने बना लिया, अब नमकीन में इंप्रूव नहीं करने, कुछ नई चीजें नहीं ला रहे हैं, स्ट्रेटेजी में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या होगा, 5-6 महीने बाद आप बोर हो जाएंगे,
आप थक जाएंगे उस चीज से। लेकिन एक बंदा है जो लगातार नई नई चीजें बना रहा है, हर वक्त क्रिएट कर रहा है, तो क्या होगा, वो कभी भी बर्नआउट नहीं होगा, उसकी टीम बर्नआउट नहीं होगी और वो हमेशा अपने प्रोडक्ट को बेहतर कर पाएंगे। यानी कि आपका ज्यादातर टाइम क्रिएटिविटी पे होना चाहिए, मार्केटिंग क्रिएटिविटी पे होनी चाहिए, कस्टमर को कैसे ना इस पे होना चाहिए, प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव करें इस पे होना चाहिए, प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे बनाएं और क्या बेहतर फीचर लाएं, बहुत ही इस पे पूरा होना चाहिए। तो क्या होता है, ना टीम बर्नआउट होती है, ना लोग बर्नआउट होते हैं और वो कंपनी बेहतर हो पाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सी कंपनियां जिसमें बहुत पैसे डाले गए हैं, करोड़ों रुपए डाले गए हैं उसमें फंडिंग में, लेकिन वो क्यों हो जाते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे क्रिएटिविटी ही नहीं है। तो लोग थक जाते हैं एक ही चीज को कर करके। जब हर इंसान थक जाता है तो पूरी जो कंपनी होती है वो थक जाती है, बोर हो जाती है। तो यहां पे इसीलिए राइटर बात करते हैं कि क्रिएटिव वीएस कंज्यूम, यानी कि आप क्रिएटिव होंगे तो आपको ज्यादा बर्नआउट नहीं होगा, आपकी कंपनी लगातार हैप्पी रहेगी और ग्रो होती रहेगी। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें और इस लेक्चर को दोस्तों शेयर जरूर करें। इतनी नॉलेज है यहाँ पे, इतनी नॉलेज है, आप समझिए अगर आपने इस बुक रिव्यू को देख लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, इतनी ज्यादा नॉलेज है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।